बेटे आज हम लोग बात करेंगे तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे तनाव क्या होता है। आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी सुना होगा, किसी को बात करते हुए सुना होगा, इसको बहुत स्ट्रेस है, वो बहुत स्ट्रेस में है। आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है, ये तनाव होता क्या है? बेटे जब हमें कोई काम करने को मिलता है, जब हमें कोई काम दिया जाता है और हम उसे एक तय समय तक नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट करना है और आपको वो प्रोजेक्ट एक तय समय पे जमा करना है, सबमिट कराना है स्कूल में, और आप उसे नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं, टालते जा रहे हो। फिर जिस दिन उसको जमा करना है उससे एक दो दिन पहले तक अगर नहीं बन पाया वो प्रोजेक्ट, तो आपके दिमाग में एक तरीके का दबाव आएगा, एक तरीके की चिंता आपको होगी कि मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैं उसको नहीं सबमिट करा पा रहा हूँ। तो फिर ये धीरे धीरे ऐसे करते करते आपको एक ऐसा प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट होगा जो कि स्ट्रेस के रूप में और तनाव के रूप में आ सकता है। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और आपको पूरे साल शुरुआत से ही बोला जाता है कि पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, लेकिन जाने अनजाने आप उन बातों को नहीं सुनते हो, उसको नज़रअंदाज कर देते हो। और जब एग्ज़ाम आता है, डेट शीट आती है, फिर आपको याद आता है कि अरे मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, उसका इतना ही चैप्टर तैयार हुआ है, इसका तो एक भी चैप्टर तैयार नहीं हुआ। ये जब दिमाग में बात आने लगती है और आप परेशान होके बिल्कुल फिर जुट जाते हो पढ़ाई में, फिर आपको उस समय याद नहीं होता है, आप बिल्कुल दिमाग में हौच पौच सा होने लगता है। तो वो एक तरीके का तनाव ही होता है बेटा। क्योंकि अगर हम तनाव में आके कोई काम करते हैं और वो तनाव काफ़ी ज़्यादा हो, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो, और उसमें आके हम कोई काम करें तो फिर वो काम नहीं हो पाता है और एक तरीके से हमें चिंता होने लगती है उसको लेके। ठीक है, अब देखते हैं तनाव दो तरीके के होते हैं बच्चों। तनाव दो तरीकों से कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा तनाव जिसे जो हमें कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपने स्टार्टिंग से ही ये सोचा है कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, तो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, शुरुआत से ही आप पढ़ाई कर रहे हो। और फिर एग्ज़ाम आपका जब पास आता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हो, पास होते हो। ठीक है, तो ये जो आपने गोल सेट किया कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, इसके लिए आपने शुरू से ही पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात थी कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं या मुझे अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं और इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। ये सोच सोच के अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपके अंदर जो स्ट्रेस काम कर रहा है, जो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस, सकारात्मक तनाव, जो कि आपको प्रोत्साहित करता है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मान लो आपने सोच लिया है कि आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, और पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी। अब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मान लो आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, और इसके बाद अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप पूरा पढ़े जा रहे हो, कोई कुछ चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही है। जब पूरे साल नहीं पढ़ाई करी बेटे, तो फिर लास्ट टाइम पे कैसे कुछ क्लियर होगा? फिर आप दिमाग में ये सोचने लगते हो, अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। फिर ये चीज़ें जो दिमाग में हमारे आने लगती हैं, नकारात्मक बातें, वो एक तरह से हमारे नेगेटिव स्ट्रेस का परिणाम है। मतलब कि ऐसा स्ट्रेस जो हमें किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल नकारात्मक तरीके से हमारे दिमाग में सोच पैदा कर देता है, वो एक तरह से नेगेटिव स्ट्रेस कहलाता है। पॉजिटिव मतलब वो हमें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है स्ट्रेस में। अब ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ना कि स्ट्रेस होना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा एक लेवल का स्ट्रेस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है बेटे, अब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं लोग, उनकी जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है। तो तनाव से बचने के लिए या स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें?
जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि तनाव से बचने के लिए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, अपनी जो बातों को या फिर दबाव को झेलने की शक्ति होती है उसे बढ़ाना होगा। हम चाहें तो दिन पर दिन अपनी झेलने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप अगर अपनी दृढ़ इच्छा से चाहें तो आप अपने दिमाग में या फिर अपने माइंड के ज़रिए चीज़ों को सोचने समझने और झेलने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी इच्छा को दृढ़ इच्छा को बढ़ाना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अपने इरादों को पक्का करना होगा, समय से योजना करनी होगी। जो मैं पहले डिस्कस कर रही थी कि स्टार्टिंग से ही आपको बोला जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो समय रहते योजना करने का मतलब यही है कि तनाव हमें न हो, तनाव से हम बचे रहें। जो गलत तनाव, जो कि नकारात्मक तनाव है, उससे बचे रहें हम। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें शुरुआत से ही योजना बना के पढ़ाई अपनी करनी होगी, जिससे फिर एग्ज़ाम आते आते हमें कोई प्रेशर ना हो हमारे ऊपर और हम आराम से स्मूथली अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे तनाव दिखाने लगते हैं, उनके अंदर तनाव दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हो और एग्ज़ाम को बिल्कुल एक पता नहीं क्यों इतना डरावने तरीके से लेते हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात रहती है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, इसलिए एग्ज़ाम से डर लगता है आपको। तो बेटे, एक चीज़ हम कहेंगे, क्यों ना एग्ज़ाम को हम एक अपना पर्व समझें, जैसे परीक्षा पर्व। ये समझ के अगर हम करें तैयारी, तो कहीं ना कहीं हमें ये फिर हमारे अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये एक तरह का पर्व है, त्योहार है और इसे तो मनाना ही है, मतलब एग्ज़ाम तो देना ही है। तो इसकी तैयारी पहले से ही, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हम पहले से करते हैं, अभी दिवाली गई है तो दिवाली की तैयारी आप पहले से ही करते हुए आए हो, तो उसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी हम पहले से करें। और पहले का मतलब, जब हम एडमिशन लेते हैं अपनी क्लास में, तब से ही, जब से टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं हमारा सिलेबस, तब से ही हम जुट जाएं पढ़ने में। तो फिर जिस दिन एग्ज़ाम होता है या फिर जब एग्ज़ाम आते हैं, तो फिर हम उसको इंजॉय करते हैं, अच्छे से पेपर देंगे। इसलिए आप हमेशा प्रोत्साहित रहें। जब भी आप एडमिशन लेते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर जब भी आप अपनी कक्षा में पहली बार एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लो 10th और 12th में आपका एडमिशन हुआ था, तब से ही आप अगर अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को देखते और पढ़ते हुए आए, तो आज इस टाइम में आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सा, बहुत मोटिवेशन मिलता और आप पढ़ाई अच्छे से करते, उसे एंजॉय करते, परेशान नहीं होते बेटे। परीक्षा से पहले की तैयारी क्या होती है? पढ़ाई की योजना बनाना। पढ़ाई की योजना मतलब क्या होता है कि हमें अपने सभी विषयों के सिलेबस के बारे में जानना होगा। सभी विषयों से जो भाग हटा दिए गए हैं सिलेबस के, आप सबको पता है बेटा कि इस बार आपके सिलेबस से कुछ चीज़ें कट गई हैं, तो उसको भी जानना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। जो चीज़ आपको आसान लगती है उसको भी पढ़ते रहना है, और जो ज़्यादा मुश्किल लगता है, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक, उसको भी पढ़ते रहना है। बस इसमें फ़र्क इतनी सी होनी चाहिए कि जो चीज़ें आसान लगती हैं उसको थोड़ा कम समय दीजिए, जो बहुत मुश्किल लगती है उसको ज़्यादा समय दीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा जो कि जो चीज़ें उन्हें आसान लगती हैं, जो टॉपिक आसान लगते हैं, उनको वो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे, या फिर कभी देखेंगे उसको, जब एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस टाइम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है बेटे, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। जो आपको विषय आसान लगते हैं उनको कम टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, रोज़ की रोज़ उसको टच में रखिए। और जो टफ लगते हैं सब्जेक्ट, उसको आप आराम से पढ़ते रहिए, टाइम दे दे के, अच्छे से, ज़्यादा टाइम दे के। ठीक है। टाइम टेबल बनाना, बहुत बच्चों को मैंने कई बार बोला है आप लोगों को कि आप लोग टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। कुछ बच्चों ने बनाया भी है टाइम टेबल, कुछ ने नहीं बनाया है। तो देखो, अब यहाँ पे भी बात आ गई ना कि अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को टाइम दो, और उसमें साथ ही साथ अपने आप को भी टाइम दोगे आप। ये नहीं कि बस पढ़ाई में ही हम रह जाएं और पूरा जो हमने टाइम टेबल बनाया उसमें बस पढ़ाई 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 रखें। नहीं, मैंने पहले भी बच्चों को बताया है कि पढ़ाई के बीच में कुछ गैप दे के अपने दिमाग को, अपने आप को आराम दें, फिर इसके बाद पढ़ाई करें, इसके बाद फिर गैप दें, फिर पढ़ाई करें। इस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए। तनाव को कैसे दूर करें?
आगे इसमें हम बताएंगे पढ़ाई। इसमें सभी विषयों को आवश्यकता अनुसार समय दें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पढ़ाई का समय अपनी सुविधा अनुसार रखा जा सकता है। जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपनी पढ़ाई का समय रख सकते हैं। जैसे आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप किस टाइम फ्री रहते हैं, किस टाइम आपकी ट्यूशन होती है, किस टाइम आपके घर में आपका काम होता है। तो उसी के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए और उसी के हिसाब से उसे फॉलो करिए। सेहत, बेटा जब एग्ज़ाम की बात आती है तो उसमें सेहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम कई तरह की बातें हमारे दिमाग में सोचने लगते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमार पड़ने लगते हैं। तो आपको अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान देना है। अब सर्दियाँ भी होने लगी हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि सर्दी से बचें, बीमार ना हो। एक बार की बीमारी आपका पूरा साल ख़राब कर देगी बेटे, इतना ध्यान देना। इसलिए अपने आप को बहुत बचा के रखें। अच्छी नींद लेना, नींद और एग्ज़ाम का कनेक्शन बहुत ही मजबूत है। और मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इतना पढ़ते हैं, सारी रात जग के पढ़ते हैं और सुबह एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना सब कुछ भूल आते हैं। तो बेटा जितना ज़रूरी आपकी पढ़ाई है ना, उतना ही ज़रूरी आपकी नींद भी है। और नींद और जो मेमोरी है हमारी, उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है बेटे। जितनी अच्छी नींद हमें होगी हमारी याददाश्त उतनी ही सही रहेगी। मतलब कि जो हमारा एक आदर्श टाइम होता है सोने का, 6 से 8 घंटे का, अगर उससे कम नींद रही तब भी हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है और अगर उससे ज़्यादा हम सोते हैं तब भी हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। इसलिए ये जो एक टाइम है निर्धारित किया गया है कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए बच्चों को, तो आप इन्हीं टाइम में सोएं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं सोएं। अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें। बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम से पहले या पढ़ाई के दौरान, अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी अगर आपको परेशानी है तो उस परेशानी को का हल आपको तभी मिलेगा जब आप उसे किसी से शेयर करोगे। मतलब अपने मन की बात, अपनी समस्या को अपने माता पिता, अपने टीचर या अपने फ्रेंड को बताना सीखो। कोई भी बात अपने मन में दबा के परेशान होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें टेंशन देने वाली। अगर कोई बात हम जानते हैं, कोई ऐसी गलत बात है जो कि हमें परेशान करने वाली है और हम किसी को नहीं बताते हैं, अपने आप में ही उसे दबा के रखते हैं अपने मन में, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है बेटे। समय प्रबंधन के बारे में जानना, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए पढ़ाई के लिए। टाइम टेबल बनाओ, अपने घर के कामों, अपने खेलने के टाइम को, अपने पढ़ने के टाइम को, अपने कोचिंग के टाइम को, सबको एक रूटीन में आप बांट दो कि कितने से कितने बजे आपको क्या करना है, कितना टाइम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो उसको, तो उसको बाकी से थोड़ा सा कम टाइम दो, लेकिन उसको भी हमेशा टच में रखना। कभी भी ऐसा मत करना बेटे कि जो आसान सब्जेक्ट हैं उनको बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम में ही देखना है। ऐसी गलती कभी मत करना आप। प्रभावशाली पढ़ाई करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। प्रत्येक दिन पढ़ाई पढ़ाई का कार्य निर्धारित कीजिए। मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पढ़ाई करो और रोज़ करो। जितना आपको करना है, जितना आप पढ़ पाते हो पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 4 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 4 दिन बाद पढ़ लिया तो आज तो भाई काफ़ी हो गया पढ़ाई, अब तो दो 4 दिन बाद फिर से पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ें मत अपनी आदत में लाओ। पाठ को हमेशा आवाज़ के साथ पढ़ें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये बातें, कुछ बच्चों में ये आदत होती है कि वो बोल बोल के पढ़ते हैं तो उन्हें याद होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मन में पढ़ते हैं तो उन्हें याद होता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करके याद करते हो। पढ़ते समय हमेशा पेपर और पेन लेकर बैठें। ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में भी बताई है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो आप अपने हाथ में नोट्स, अपने नोटबुक और पेन लेके बैठो। जो भी पढ़ो उसे लिखते जाओ। मतलब एक बार पढ़ लिया और उसके बाद अब उसे खुद से याद करके लिखो। ऐसे पढ़ा हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है बेटा। सभी विषयों की पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी बुक्स, क्वेश्चन बैंक और सपोर्ट मटेरियल का सहारा लें। ये आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं, मैं भी बता रही हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ें, क्वेश्चन बैंक्स पढ़ें, सपोर्ट मटेरियल आपको मिलते हैं उससे पढ़ाई करें।
कभी भी अपने विषय संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत करने से ना हिचकिचाएं। आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब भी आपको कोई भी परेशानी है, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। और आपका सब्जेक्ट है तो उसको तो अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर डिस्कस करें। प्रत्येक दिन निर्धारित किया गया कार्य उसी दिन पूरा करें। जो भी काम आपको मिलता है उसी दिन पूरा कर लीजिए। सभी विषयों की पढ़ाई की समीक्षा के लिए आप अपना एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि आपने कौन कौन सी पढ़ाई करी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आपको क्लियर हो गए। इसका एक आप चार्ट बना के अपने पास रख सकते हो, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ ये चीज़ें हमें याद हैं, अब इसमें बस एक सरसरी निगाह से इसे देखना है। ठीक है। प्रैक्टिस पेपर बेटा जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे आपको 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए बैठने होते हैं ना, वैसे ही आप सैम्पल पेपर लेके घर में, और ये मान लो कि आप पेपर देने ही बैठे हो, और एग्ज़ाम से पहले 4 दिन 5 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले जब भी आपको ये सैम्पल पेपर मिल गए हों, आप तब से ही इसको सॉल्व करना शुरू करें। पूरे 3 घंटे का समय निकाल के एकदम जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते उस तरीके से बैठ के पेपर ज़रूर दें। परीक्षा के समय ध्यान देने योग्य बातें। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद उन्हें याद आता है कि अरे वो एडमिट कार्ड भूल गए, पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए। तो ये चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी देनी चाहिए कि ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एडमिट कार्ड, आपकी पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें जो है जिसके बिना परीक्षा आप दे ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि ये एग्ज़ाम का एक हथियार है। आप युद्ध में बैठ रहे हो, एग्ज़ाम जैसे बहुत पहले कहते थे लोग कि एग्ज़ाम युद्ध है और युद्ध में बैठ रहे हैं तो ये अपना हथियार है। जबकि मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम को युद्ध ना समझे, एक पर्व समझे। और पर्व मतलब वही, जैसे हमने दिवाली मनाई, दिवाली में अगर हमारे पास दिए नहीं होते, मिठाई नहीं होती, लक्ष्मी गणेश नहीं होते, या फिर ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दिवाली के लिए वो नहीं होती, तो फिर हम कैसे मना पाते दिवाली। सेम वही चीज़ है, अगर आप परीक्षा को पर्व समझ रहे हैं और आपके पास उस पर्व को मनाने के लिए आपका एडमिट कार्ड, पेंसिल, पेपर, पेन ये सब नहीं हुआ, तो आप कैसे उस पर्व को मनाएंगे। ठीक है। परीक्षा के दिन हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। परीक्षा के दिनों में अपनी नींद पूरी करें। नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटे। नींद आप हमेशा अच्छे से पूरी करिए, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं सोएं। ठीक है। परीक्षा की तैयारी और रिवीजन अपने बनाए गए नोट्स से करें। मैंने आप लोगों को नोट्स मेकिंग टेक्निक्स भी बताई थी, और इसीलिए बताई थी कि आप जब अपने बनाए हुए नोट्स को एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हो ना, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्लियर होती हैं, क्योंकि वो आप ही लिखते हो। उस टाइम जब नोट्स बनाते हो तब भी आप पढ़ के ही नोट्स बनाते हो, और जब एग्ज़ाम के लिए आप रिवीजन कर रहे होते हो तो उसी नोट्स को पढ़ोगे। तो आधे घंटे नहीं, जैसे और चीज़ों को आधे घंटे पढ़ने में टाइम लगेंगे, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़ने में 15 मिनट लगेगा और आप आराम से उसे याद कर लोगे। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें और अपने आप को शांत रखें, बिल्कुल बेचैन ना हो, दोस्तों से बातचीत करके परेशान ना हो। अगर किसी ने कह दिया कि मैंने ये क्वेश्चन याद किया, तूने नहीं याद किया, तो आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि परीक्षा सेंटर पे जाने के बाद दोस्तों से तो दूर ही रहें। ठीक है। अपने शांति से कहीं एक जगह बैठे रहें, जाके पेपर दे के घर आएँ। क्योंकि बेटे ऐसा इसलिए करना चाहिए कि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो हमें डिमोटिवेट करने लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ कर सकते हैं कि शांत रहें और बिल्कुल अलग परीक्षा सेंटर पे पहुंच के ज़्यादा डिस्कस ना करें पढ़ाई के बारे में। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस बार आप लोगों को ओएमआर शीट मिल रही है और उसी पे एग्ज़ाम देने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है। लिखने वाले क्वेश्चन फिर भी बच्चे एक लाइन लिखते थे, दूसरी लाइन अपने से मन से बना के लिख लेते थे, तो उनका पैराग्राफ बढ़ने लगता था। लेकिन बेटे इस बार बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो पता नहीं कहाँ बीच बीच में से उठा के पूछेंगे कि हमें, जब तक हम पूरा डिटेल में उसको नहीं पढ़े रहेंगे उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को, तब तक हमें उसका आंसर नहीं आएगा। समय से पेपर पूरा करें और बाकी बचे समय में अपने पेपर को ध्यान से चेक कर लें। पेपर की समीक्षा अपने घर पर अगले दिन घर पर करें और अपने अगले पेपर की तैयारी करें। परीक्षा के बाद ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं बेटा। परीक्षा के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा कि पिछले बताया गया पिछली बार स्लाइड में,
कि घर पे जाके समीक्षा करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर की समीक्षा, जैसे पिछला पेपर आपका हुआ, आप उसको घर पे आके उसको रिवाइज करने लग रहे हो, अरे ये क्वेश्चन छूट गया, अरे ये क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं, ये था, ये करके परेशान हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि आप पेपर देने के बाद जब क्वेश्चन पेपर चेक करते हो और आंसर गलत मिलने पे आप परेशान हो जाते हो, तो मैं कहूँगी कि आप फिर रिवीजन करें ही नहीं, मतलब वो समीक्षा ना करें पेपर की, अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है। और अगले पेपर में परेशान होने की, मतलब पिछला पेपर सोच के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वही आप लिख के आए हो। आप जो बोओगे वही काटोगे। ठीक है। तो अपने परिणाम को स्वीकारें, क्योंकि वो आप ही की पढ़ाई थी, किसी ने आपको गलत नंबर नहीं दिया है, जो आपने लिखा था उसी का नतीजा वो आया हुआ है। ठीक है। अपनी मेहनत और अपनी की गई कोशिशों के नतीजों को देखें और उससे कुछ सीख लें। बाई चांस कुछ अगर आपके साथ गलत होता है तो उसको नेगेटिव वे में ना लेते हुए पॉजिटिव वे में लेके उससे कुछ सीखें, ताकि आगे कुछ गलती ना हो। आए हुए नतीजों के अनुसार अपने भविष्य में करने वाले कोर्स और पढ़ाई के बारे में विचार करें। अपने परामर्शदाता से बात करें। जैसा कि आप लोगों को 12th वाले बच्चों, आपका कैरियर असेसमेंट लगभग पूरा हो रखा है, तो आपकी करियर काउंसलिंग भी की जानी है। तो इस तरीके से जो जो भी नंबर आपके आएंगे, जैसे भी नंबर आएंगे, आप मेरे से मिलके बात कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। बाकी जो असेसमेंट आपने दिया है उसके बेस पे तो आपकी काउंसलिंग होगी ही होगी। ठीक है बेटे। अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित रखें, मेहनत करें और अपनी कलाओं को विकसित करने पर ध्यान दें। हमेशा मोटिवेट रखो बेटा अपने आप को। आपके जो भी नंबर आए हैं उस पर ध्यान न देते हुए, जिसमें आपकी रुचि है, जो भी आपके अंदर कला है, उसको निखारो, उस पर ध्यान दो। हो सकता है आप अपनी उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बेटे। इस तरीके से इतने कुछ टॉपिक थे। अब हम बताएंगे तनाव से बचने के उपाय। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और समय पर पढ़ाई करते रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि स्टार्टिंग से ही एडमिशन लेते ही आप पढ़ाई में जुट जाओ। समय समय पर अपने माता पिता, अध्यापकगण और सहपाठियों से पढ़ाई के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें बेटा। घबराहट और तनाव होने पर लंबी सांसें लें। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब भी हमें घबराहट होती है, जब भी इंसान को घबराहट होती है, तो ऐसा लगता है कि सीने पे कुछ भारी भारी सा हो रखा है। तो इसलिए आप लंबी लंबी और गहरी सांसें लें, जिससे ये घबराहट और तनाव थोड़ा सा कम हो। व्यायाम, योगा और मेडिटेशन करें। नकारात्मक विचार वाले लोगों से बातचीत न करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि हमारी लाइफ में हमारे कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं, हमारी लाइफ में हमारा संपर्क कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर हो जाता है कहीं ना कहीं, जो हमें डिमोटिवेट करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानो और इनसे दूर रहने की कोशिश करो। हमेशा आप मोटिवेट रहो और उन लोगों के संपर्क में रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं। हमेशा खुश रहें, पौष्टिक खाना खाएं। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी, ऐसा विश्वास रखें और किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय से ही आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट और परीक्षा के बारे में बातें। आप, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आप इनको अपना के अपने पेपर को देने की कोशिश करेंगे। बेटा अब आपके एग्ज़ाम हैं, अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।